नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपको सृष्टि के महानायक के बारे में परिचय कराने जा रहा हूं और उस महानायक को नई सृष्टि देने में कितनी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है, उनके बारे में हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति को उतनी बड़ी परेशानियों से जूझना नहीं पड़ता है, लेकिन आज से 100 बरस पहले, 200 बरस पहले इतिहास को उलट करके देखिए तो कितनी बड़ी उनके सामने संघर्ष छिपा हुआ था, कितने चुनौतियों को लड़ करके आज नए भारत को निर्माण कर हमारे सामने पेश किए, जिसमें हम सब फल फूल रहे हैं, जीवन का आनंद भी ले रहे हैं। फिर भी उस मानसिकता जो आज भी जकड़े हुए है, आज मनुवादी, ब्राह्मणवादी की जो मानसिकता है, वो मानसिकता हर कोने कोने में देखने को मिलता है, हर पग पग पर देखने को मिलता है। उनका विचार अभी भी नहीं मरा है, अभी भी जिंदा है और वो अपने आप में इंक्रीज कर रहे हैं इन विचारों को। तो आज हम सबको इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। नए युवा पीढ़ी जो है वो अपने पथ से भटक गए हैं, आधुनिकता के दौर में इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। आने वाला जो समय है आपको हर दृष्टिकोण से शोषण करना शुरू कर देगा और कर रहा है, आज कर रहा है। इसको आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि फिर से सामंतवाद खड़ा हो चुका है। इसको आप बदल नहीं सकते हैं, आप कितनों पढ़ लिख लीजिएगा। यदि दलित बस्ती से उठा हुआ है और बहुत बड़े विद्वान है तो आपको उसी नजरिया से देखा जाएगा, उसी मानसिकता से आपको देखेगा। ये हमारी देश की विडंबना है। ब्राह्मणवाद ऐसा विष डाल दिया है कि उस विष को खत्म करना बहुत मुश्किल है और हम सब नौजवान साथी नहीं इस बात पर ध्यान देंगे तो आने वाला पीढ़ी जो है वो इसका 100% शिकार बन जाएगा। जो भी अभी दुनिया के सैर कर रहा है वो सैर करने से वंचित हो जाएंगे। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, लेकिन ब्राह्मणवाद का विष ऐसा है जो एक को विष से शरीर में रग रग में घुसा दिया तो समझ हजारों पीढ़ी को वो बर्बाद कर देगा। वो विष नहीं उतर सकता है, वो कितने पीढ़ी के संबंध को खत्म कर देगा। आप फॉरेनर कंट्री को देखिए, अदर कंट्री को देखिए, अमेरिका को लीजिए, वो शिक्षा का महत्व देता है। चीन को देखिए, हुनर का महत्व देता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारा देश भारत आज भी जाति जातियों में बटा हुआ है और फिर से नई जातियों को जन्म देने के लिए तैयार है। धर्म और पाखंड देखा जाता है, यहाँ पर धर्म और पाखंड देखा जाता है। केवल बाह्य आडंबर, अंधभक्त को पैदा करना उसका मेन लक्ष्य है कि मूर्ख पैदा होते रहे और हमारा सत्ता बरकरार रहे। कोई उसका काम नहीं है।
जब भी राजनीति आएगा, चुनाव आएगा, उस चुनाव में जाति जाति में बांटना शुरू कर देगा, यहां तक कि गोत्र को उजागर कर देता है। एक अच्छा शासक जो होता है वो जनता के दिल में उतरने की कोशिश करता है और उसी को देवता के समान मानता है कि यही मेरे लिए देव है, और वो देश की हालात को बदलता है। लेकिन मूर्ख शासक भटियारा सामंतवाद विचारधारा का, जैसे अभी जो गृह मंत्री है, जो गृह मंत्री है उसका वही दिमाग है, सामंतवाद वाला दिमाग है, वही विचारधारा का है वो। तो इन सब विचारों से ऊपर उठ करके सोचना समझना चाहिए। मानव का कोई जाति नहीं होता है, केवल कर्म पर फोकस देना चाहिए ताकि हमारा देश का सर्वांगीण विकास हो। आज अमेरिका विश्व के शीर्षस्थ स्थान को पकड़ लिया है क्योंकि वहां जातिवाद नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, वहां केवल शिक्षा का महत्व दिया जाता है, ज्ञान का महत्व दिया जाता है, ज्ञान को खरीदा जाता है और जाति को बेच दिया जाता है। जाति धर्म से वहां कोई लेना देना नहीं है, तो विकास कैसे नहीं करेगा। यहां तो मूर्ख शासक पैदा होता है, यहां मूर्ख शासक पैदा होता है जो केवल क्या करता है, देश के राज्य के नामों के बदलने के चक्कर में रहता है। आज आदित्यनाथ जोगी को देखिए, यूपी का मुख्यमंत्री प्योर पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है, हैं? ये कुंभ मेला को खूब प्रदर्शनी स्थान पूरे विश्व में लाना चाहता है, वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है, वो बाह्य आडंबर को ऊपर उठाना चाहता है, काल्पनिकता के व्योम में संसार को विचरण करवाना चाहता है। आज इतना देश के जनता उसी में घुल मिल रहा है, इधर उधर घूमता है बिना मतलब का, उसे कोई ज्ञान हासिल होना नहीं है, कोई नई विचार नहीं उभर सकता है और उतना श्रम को बर्बाद कर रहा है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ के सारे जनता को वहां चमक दिखा करके ये भगवान है, ये भगवान है, इसको पूजने से, इसमें स्नान करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इस तरह के विचारों को पैदा कर करके सबको प्रलोभन दे करके बुला रहा है और दान पुण्य करके पूरे देश की संपत्ति को वो एकत्रित करके और ब्राह्मणवाद को प्रचार प्रसार में लगाता है। यही है हिंदुत्व, है? हमेशा याद रखना कि जीभ कभी नहीं फिसलती है। आज जो विचार नया नया उत्पन्न हो रहा है, ये सब दिमाग का उपज है, ये सब दिमाग का उपज है। ब्राह्मणवाद को क्या दिमाग में चल रहा है वो परफॉर्मेंस कुंभ मेला में दिखाई दे रहा है। युग 4 होता है, युग कहूं हुआ है, हैं? ये षड्यंत्रकारी विचार के द्वारा युग का निर्माण किया गया, जिस काल में केवल ब्राह्मण का वर्चस्व था, ब्राह्मण ही सर्वोपरि था, इसीलिए वो सतयुग था। ब्राह्मण ही शिक्षा पर अधिकार प्राप्त किए हुए था, ब्राह्मण के अलावा दूसरा नहीं पढ़ सकता था, नहीं लिख सकता था, शिक्षा का एक भी अंश किसी अदर में नहीं जाना चाहिए।
तो वो सतयुग था। ये तो बिरला बाप का बेटा क्षत्रिय जबरदस्ती लाठी सोटा दल बल साहस के द्वारा शिक्षा ग्रहण किया अपने बलपूर्वक। तब क्या कर दिया? तब कौन युग का निर्माण हो गया? द्वापर युग का, क्योंकि वो क्षत्रिय पढ़ चुका था, इसीलिए द्वापर युग उसको दिया। और जब वेद से पढ़ना शुरू कर दिया जबरदस्ती किसी तरह कोई भी तरीका लगा के तरकीब से, और पढ़ लिख लिया और ज्ञान को बिखेरना शुरू किया, तो क्या आ गया? त्रेता आ गया। त्रेता। आज जब नीचे जाति का आदि मानव, मूल निवासी, SC ST OBC जी से नीचे वाले जो जब शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, तो क्या चीज आ गया? कलयुग आ गया। और जब निचला जो पैखाना साफ करता है, भंगी सब, जब वो सब शिक्षा प्राप्त कर लेगा, नीचे से नीचे पूर्ण रूप से पढ़ लेगा सब निचला जाति सब, तब क्या आ जाएगा? भ्रष्ट युग। कलयुग से कल की युग आएगा। तब क्या करेगा? ब्राह्मण से कत्लेआम करना शुरू कर देगा। तब कल की अवतार आ गया, एक दूसरे को लड़वाएगा, खून कराएगा, मारपीट, दंगा फसाद, चुगलपनी, दोगलापनी नीति से षड्यंत्रकारी विचारों को केवल जन्म देगा और लड़वाएगा एक दूसरे से। तो यही आएगा कल की युग। तो आप सब अभी से नहीं संवरिएगा तो धरती को खत्म करने में कोई टाइम उसको नहीं लगेगा। इसलिए आप सतर्क हो जाइए, आप अपने विचारों को उन्नत कीजिए, एकता बनाइए। एकता में ही बल है, एकता में ही आपका सर्वांगीण विकास है। इसीलिए एकता अपने समुदाय को मजबूत कीजिए। मजबूत तभी होगा जब हमारा समुदाय, हमारा समाज शिक्षित होगा। दुख काट करके, सुख काट कर, दुख को झेल करके, कष्ट से महाकष्ट में जाकर के भी शिक्षा हर हाल में ग्रहण करवाइए। अपने समाज को शिक्षित बनाइए, संगठित होइए और तब शासक बनिए। 32 डिग्रियां हासिल किए हुए था भीमराव अंबेडकर। 32 डिग्रियां। 9 भाषा का ज्ञाता थे, फिर भी उनको दलित और अस्पृश्य समाज के नजरिया से देखा जाता था। वो बहिष्कृत हिंदू के रूप में देखता था, उसको अलग नजरिया से देखा जाता था, अछूत के नजरिया से, अनटचेबल कास्ट के रूप में देखा जाता था। बताइए, जो आज तक उनके जैसा विद्वान पैदे नहीं लिया और न लेगा भविष्य में, यह भी मैं दावा करता हूं। है ब्राह्मण, ब्राह्मणी पेट का कोई पैदाइशी जो उनके जैसा डिग्री लिए हुए हैं, जो सबसे ज्ञान पर 5000 वर्ष तक राज किया है, और 100 वर्ष में अभी हालत खराब हो रहा है उस सबको। जो आगे क्या होगा? है कोई जो 32 डिग्रियां हासिल किया हो और 9 भाषा का ज्ञाता था? समझे ना? 9 भाषा का ज्ञाता। बताइए कितना उनमें विद्वता कूट कूट करके भरा हुआ था। है? बाबा साहेब की उपाधि धारण किया। बाबा साहेब, बाबा साहेब का अर्थ समझता है? आदरणीय पिता। मराठी भाषा में, मराठी में उसको बाबा साहब का मतलब होता है आदरणीय पिता, भाषा का पिता, संस्कृति का पिता, जनक। हम आप उनको हिंद दृष्टि से देखते हैं। आज भारतीय समाज भी उस नजरिया से नहीं देखता है। यहाँ के मनुवाद विचारधारा, सामंतवाद विचार के आज भी उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता है, और उसको एक ही खलता है कि कहां से कहां भीमराव अंबेडकर पैदा हो गया, जो दलित बस्ती को कहां ला करके रख दिया है। पहले 2020 के पहले 102 देश में उनको जयंती के रूप में मनाया जाता था। आज 192 देश में
उनका जयंती मनाता है। 192 देश पागल है और भारतीय मुल्क शीर्ष पर है, हैं? बताइए, इनका मानसिकता जाने वाला नहीं है। जिस दिन ये मानसिकता को खत्म कर देगा, देश शीर्षस्थ स्थानों पर चला जाएगा। लेकिन इनको मानसिकता जाने वाला नहीं है, ये नहीं जाएगा इनका मानसिकता। क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया? ये दलित बस्ती में जन्म लेकर के महान हस्ती को प्राप्त किया है। ऐसा समाज में उन्होंने जन्म लिया कि वहां से शिक्षा की कल्पना भी नहीं किया जा सकता था, है? और पढ़ लिख करके वो भारतीय संविधान के जनक और भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री बने, साधारण बने, न्याय मंत्री बने, हैं? वे एक समाज सुधारक और सच्चे देश के हितैषी और दलित के पुरोधा नेता थे। ये पूरे विश्व के प्रथम नेता हुए जो दलित समाज को उठाने के लिए अथक प्रयास किए, मरणोपरांत तक अपने जिस्म को न्योछावर कर दिए। वो समाज के सुधारने में ही एक एक पल लगाते थे जी मेरा दलित समाज कैसे उत्थान करेगा। उन्होंने समाज को सुधारा ही नहीं, उसमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच को मिटाने के लिए खिलाफत अभियान चलाया, आंदोलन चलाया, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकार के लिए अथक प्रयास किया और अंग्रेजों की सहायता लिया और कानून बना करके महिला को समानता का अधिकार दिलवाए। वे जाने माने हस्ती के वकील थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाला प्रथम भारतीय थे, और उसमें भी दलित बस्ती से निकला हुआ, और अपने मां के 14वीं संतान थे। जहां अन्न के दर्शन के लिए सोचना पड़ता था, वहां शिक्षा को दर्शन के रूप में बदल दिया है? क्या विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध किए, न कि फेक डिग्री लिए। वो फेक कोई भी डिग्री नहीं लिया है, वो अपने कर्म बल पर विश्वास करते थे और कर्म के द्वारा 32 डिग्रियां लिए, दिन रात अथक प्रयास करके। यहां तक ही नहीं, वे भारत के जो संविधान था उसका प्रारूप समिति के ड्राफ्ट कमिटी के अध्यक्ष थे, वे अध्यक्ष भी थे। अंत में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। बताइए, वो साधारण योद्धा थे, विश्व के, देश के नहीं, वो विश्व के महानायक थे। भारत के प्रथम पुरुष, विश्व के प्रथम पुरुष वैसा पैदा हुआ जी। उनकी जिंदगी के वास्तविकता में जब मैं प्रवेश किया, तब हमें पता चला कि भीमराव अंबेडकर किस धातु के बने हुए थे, जिन्होंने इतनी बड़ी संघर्ष करने के बाद जिंदगी को एक नया आयाम दिया, एक नया भारत दिया। आप है उस मां के बच्चा, आपका धिक्कार है आपको। उठिए, जागिए, नया इतिहास दीजिए संसार को। एक मां
के गर्भ से एक ही बार जन्म लेता है कोई बच्चा, दोबारा जन्म नहीं लेता है। उस माँ के गर्भ को क्यों गंदा कर रहे हैं? उस माँ के गर्भ को उस स्थान तक पहुंचा दीजिए जो भी माँ धन्य हो जाएगी, मरने के बाद कहेगी जो कोई बेटा हमने पैदा करके सृष्टि में जा रहे हैं। उस तरह के विचार को जन्म दीजिए। जय हिंद, जय भारत।